एपिसोड की शुरुआत 1988 से होती है, जहाँ पर हम वुशियो की मॉम को एक पार्टी में देखते हैं। वो पहली बार वुशियो के डैड से वहाँ पर मिली थी, जहाँ पर वो उन्हें डांस के लिए बुलाते हुए बताते हैं कि वो इंजीनियर हैं और हर 6 महीने में जगह बदलते रहते हैं। जो सुनकर मॉम उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अपने बारे में बताती हैं कि कैसे उनकी जॉब की वजह से उन्हें एक जगह ही रहना पड़ता है। तो वुशियो के डैड उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ। अगले सीन में फिर हम वुशियो की मॉम को सामान पैक करता हुआ देखते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं कि तुम इस तरीके से खुश नहीं रह पाओगी, लेकिन दोंग बोलती है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। अगले सीन में फिर वो एक ट्रक पे होती है, सामान मूव करते हुए, और प्रेग्नेंट थी। ड्राइवर यहाँ पर कंप्लेन करता है कि कैसे तुम्हारा हस्बैंड वो तुम्हें इस हालत में मूव करवा सकता है और खुद हेल्प करने भी नहीं आया। दोंग बस सुनकर बोलती है कि वो काम इम्पॉर्टेंट था तो उसे जाना पड़ा और ब्लेम नहीं करती। फिर हमें वुशियो का बर्थ के सीन दिखाया जाता है, लेकिन उस टाइम भी उसके डैड वो उनके साथ में नहीं होते, तब भी वो कुछ कंप्लेन नहीं करती। फिर हम 1995 का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोंग वू को बता रही होती है कि फाइनली वो अपनी जॉब में स्टेबल हो रही है। तभी वो उसे बोलता है कि अभी उसे मूव करना पड़ेगा, जो सुनकर वो फिर से मूव करने के लिए मान जाती है। अब हम 2005 का सीन देखते हैं, जहाँ दोंग घर का काम कर रही होती है, लेकिन तभी वो उसे डांट रहा होता है कि तुम अच्छे से क्यों नहीं कर सकती। उसी टाइम से उनकी लाइफ ऐसे ख़राब होना शुरू हुई थी। फिर हम 2015 का सीन देखते हैं। दोंग अब सैड होकर ड्रिंक कर रही होती है जब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। फिर दोंग हॉस्पिटल बेड पर होती है और तब उसे समझ में आता है कि लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो कि हमेशा उसके साथ रहे, उसे हेल्प करने के लिए, ना कि उसके हस्बैंड की तरह। फिर हम हाउ को वहाँ के डॉक्टर के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि उसका फ्रेंड होता है। हाउ उसे थैंक यू बोलता है। वो उसे एक बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाता है जो स्टमक कैंसर का स्पेशलिस्ट है, जिनकी अपॉइंटमेंट के लिए महीने लग जाते हैं, लेकिन उसकी हेल्प की वजह से वो अभी अपॉइंटमेंट ले पा रहे थे। और फिर डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाता है। वो उसे पेशेंट के साथ उसकी रिलेशनशिप पूछता है। उससे पहले उसका फ्रेंड मदर इन लॉ बता देता है कि उन लोगों की शादी होने वाली है, जो सुनकर डॉक्टर वो रिपोर्ट देखकर उसे टेस्ट चालू करने के लिए बोलता है। तो अब हाउ भी यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वहीं शी अपनी वैन में वो स्टैंड अप कॉम्पिटिशन की लिस्ट देखता है। उसके बाद वो शी को कॉल करता है। वो शी तभी नर्स से कुछ बात कर रही थी। उसी वक्त शी का कॉल देखकर उठाती है, तो वो उसे कॉम्पिटिशन के बारे में बोलकर मिलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी हॉस्पिटल में कुछ अनाउंसमेंट होती है, जिसे सुनकर शी को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है और उससे पूछता है। वो शी अपनी मॉम की हालत बताती है और कॉल रख देती है। फिर हम दोंग को खाना खाते हुए देखते हैं, जो सब कुछ हाउ उनके लिए लेकर आया था। वो बोलता है कि वुशियो को जो पसंद है मैं वही सब कुछ लेकर आया हूँ, आपका टेस्ट मुझे पता नहीं था। वो ये सब देखकर हाउ को थैंक यू बोलती है। दोंग अब वुशियो को बोलती है कि तुम्हें ना अच्छे से थैंक यू बोलना चाहिए, उसकी वजह से ही हमें हॉस्पिटल में बेड मिला, नहीं तो मैं अभी हॉस्पिटल में भी नहीं होती। वुशियो थैंक यू बोलती है, पर हाउ ने ये सब बोलने के लिए मना करता है। तभी दोंग बोलती है कि अगर वुशियो ने तुम्हारे साथ ये सब खत्म नहीं किया होता तो हम फैमिली होते और इन सब फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। वो हाउ से बोलती हैं कि मैं बस एक बार जानना चाहती हूँ कि क्या अगर वो उसे सॉरी बोलेगी तो क्या तुम उसे माफ़ करके उसके साथ फिर से आ जाओगे। हाउ कुछ बोलता, तभी नर्स आकर उसे टेस्ट के लिए ले जाती है। वो शिव हाउ से बोलती है कि मेरी मॉम की बात पर ध्यान मत देना और उसे थैंक यू बोलती है। तुमने जो हॉस्पिटल के पैसे भरे हैं मैं कुछ टाइम में वापस कर दूंगी, मेरे पापा के आते हैं। वो उसे बोलता है कि मुझे अभी ही पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आराम से दे देना, जो सुनकर वो थोड़ा जोक करती है। तभी हाउ उसे कुछ स्टोरी सुनाने लग जाता है, कुछ ओल्ड मॉन्क की। उसके बाद उसे बोलता है कि तुम जो एक्सप्लेनेशन दे रही हो उसे लगता है कि तुम अभी मूव ऑन नहीं कर पाई हो। वो शिव बोलती है कि सच में मैंने मूव ऑन कर लिया है। तब हाउ उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए और उसे बोलता है मुझे पता है कि फांग के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम अभी शिये के साथ हो। वो शिव हाँ बोलती है। हाउ फिर उसे बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हें थोड़ा पसंद करता हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है जिसे मैं संभाल लूँगा, लेकिन तुमने एक गलती की, कभी मुझे अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखाकर, क्या पता हम ज़्यादा अच्छे से एक साथ रह पाते। जो सुनकर वो हाँ बोलती है कि मेरी गलती है कि मैंने तुमसे जो सच था वो नहीं कहा। तभी वहाँ पर शिया आता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है, जो कि हाउ से उसके मदर इन लॉ के बारे में पूछता है। तो वो लोग बोलते हैं कि वो अभी बस टेस्ट के लिए गई है, जिससे कि शिया सरप्राइज हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। हाउ भी उनके साथ चला जाता है। वो शिया अब शिया को समझाती है
और बोलती है कि कुछ भी मिसअंडरस्टैंड मत करना। शिए भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हम शिए को सीवीएस में कुछ सामान खरीदता हुआ देखते हैं, वो शिए और उसकी मॉम के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हाओ भी आकर सामान खरीदने लग जाता है। शिए उसे बोलता है कि मैंने खरीद लिया है, ये मुझे करने दो। जो देखकर हाओ ओके बोल देता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें लेकर जाता है। दोनों अब साथ में ही वार्ड में जाते हैं। उन्हें ऐसे आता हुआ देखकर दोंग शॉक हो जाती है। शिएब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन दोंग कुछ ज़्यादा अच्छे से उससे बात नहीं करती और हाओ को कंपनी में जाना होता है। तो शिए वहाँ पर रुकने वाला था, लेकिन दोंग उसे रुकने नहीं देती और अभी वहाँ से जाने के लिए बोलती है। हाओ अपने साथ अब उसे बाहर लेकर जाता है। फिर रात में वुशु काउच पर सो रही थी, तो उसकी मॉम उसे घर पर आराम करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है। वुशु जब सो जाती है तो मॉम उसका ब्लैंकेट ठीक करती है, लेकिन वुशु असल में सोई नहीं थी। ये देखकर वो साइलेंटली रो रही थी। अब ऐसे ही अगले कुछ दिनों में हम शिए को परफॉर्मेंस करता हुआ देखते हैं। वो बीच में हॉस्पिटल भी आता है। वो वुशु की डायरी देखता है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी के कंपटीशन का पैम्पलेट होता है और ये चीज़ हाओ भी देखता है। एक रात को अब शिए वुशु के साथ होता है, जहाँ पर वुशु उसे थैंक यू बोलती है कि तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन शिए एम्बैरस होकर बोलता है कि झूठ मत बोलो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वुशु बोलती है कि तुम मेरे सामने हो उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। फिर कल उसे हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है, तो वो ओके बोलता है। अब शिए जब अकेले वार्ड में होता है तब स्मोक करने वाला होता है, लेकिन तभी दोंग आती है तो उसे देखकर बात करने के लिए टेरेस पर जाती है, जहाँ पर हम दोंग को स्मोक करता हुआ देखते हैं। शिए उसे बोलता है कि आप मेरी मॉम से बिल्कुल ही अलग हो, तो दोंग हाँ बोलती है कि तुम्हारी मॉम को मैं जानती हूँ, कैसे उसने डांटा था मुझे। शिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता है कि आपको भी फ्रीडम पसंद है, आपकी बातों से पता चलता है और वुशु को ये ट्रेड ना आपसे ही मिला है। दोंग इस पर हाँ बोलती है और उसे कहती है कि इसी वजह से मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ, मैंने इसी वजह से वो को चूज़ किया, लेकिन वो कभी भी मेरे इंपॉर्टेंट मोमेंट में मेरे साथ में नहीं था। मैं अपनी बेटी को ऐसी लाइफ जीते हुए नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम एक स्टेबल जॉब कर लो और मेरी बेटी के साथ स्टेबल लाइफ जियो। इधर वुशु वार्ड में होती है, लेकिन किसी को भी नहीं देखकर नर्स से पूछती है और टेरेस पर जाती है, जहाँ अपनी मॉम को शिए से बात करता हुआ सुनती है। वो शिए से बोल रही थी कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ जीते हुए देखना चाहती हूँ, ना कि मेरी तरह जिसमें कुछ भी ठीक से नहीं था और पता नहीं मैं बच भी पाऊंगी या फिर नहीं। जो सुनकर वुशु सैड होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिए और उसकी मॉम नीचे आते हैं, जहाँ दोंग बेड पर बैठी होती है, तो वुशु उसके पास आती है और बोलती है ये स्मोकिंग की स्मेल कहाँ से आ रही है। जो सुनते ही शिए बोलता है कि मैंने स्मोक किया था। अगले सीन में फिर हम हाओ की मॉम और हु को किचन में देखते हैं। हाओ की मॉम दोंग के लिए सूप बना रही होती है, जो कि हाओ ने उन्हें बनाने के लिए कहा था, जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कंप्लेन करता है। ये देखकर हु उसे बोलती है कि आज मैं ये सूप लेकर जाती हूँ, हाओ को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर हाओ की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं वुशु की मॉम उसे घर जाकर नहाने के लिए बोलती है। वुशु नहीं जा रही होती, तो शिए अपनी वैन की कीज देकर उसे जाकर शावर लेने के लिए बोलता है। पर वुशु जब शावर ले रही थी तभी बीच में पानी बंद हो जाता है। अब वो ड्रेसअप होकर अपने बालों पर टॉवल रैप करके चेक करने बाहर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर अपने पहले वाले कलीग और हु को देखती है और उनके पीछे जाती है। वो शॉक हो जाती है ये देखकर कि वो सभी उसकी मॉम के वार्ड में जा रहे हैं। वो ऐसे ही अब अंदर जाते हैं। उसे ऐसे देखकर शाओलिन उसके बारे में पूछती है, तब जाकर वो टॉवल निकाल देती है। वो वुशु से फिर वाटर की प्रॉब्लम बताती है, जो सुनकर वो चेक करने जाता है। दोंग उन सभी को अब थैंक यू बोलती है और उनके गिफ्ट्स के लिए भी। सब उन्हें बोलते हैं कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो करना बनता है, हम वुशु के कलीग्स थे। वो अब यहाँ पर वुशु को कुछ पैसों का एनवेलप देती है। वुशु उसे लेने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वहाँ से जाते वक्त फिर वो दोंग के कान में सीक्रेटली बोलकर जाती है कि ये सूप हाओ की मॉम ने बना कर दिया है। वुशु उनके पीछे जाती है पैसे वापस देने के लिए, पर वो नहीं लेते। उनके जाते ही वुशु को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। वो अपनी मॉम के पास जाती है, जिनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। वुशु उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तब वो चिल्लाने लग जाती हैं कि मैं सैड हूँ कि तुम्हारी लाइफ कितनी ख़राब हो गई है। वो लोग हमें ये सब चीज़ें ऐसे देकर गए हैं जैसे हम कोई भिखारी हो, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। वुशु भी फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँगी और बहुत पैसे कमाऊँगी अपने प्रोफेशन में काम करके, और आपसे अच्छी लाइफ जीऊँगी एक अच्छे इंसान के साथ शादी करके, अपने बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ भी जीऊँगी। जो सुनकर दोंगो से बोलती है कि क्या वो शिए के साथ जो मैरिज ही नहीं करना चाहता। वुशु अब इस पर कुछ भी नहीं बोलती और ये सब कुछ ये रूम के बाहर से सुन लेता है।
इसके बाद हम वूशियो के डैड वू को देखते हैं जो कि जल्दी में शंघाई आते हैं। जब वो टैक्सी में होते हैं तो डोंग की हालत के बारे में सोचकर रोने लग जाते हैं। जैसे ही वो वार्ड में जाने वाले होते हैं तो अपने आप को काम डाउन करके स्माइल के साथ अंदर जाते हैं। डोंग कुछ भी नहीं बोलती, पर वो आते ही काउच पर बैठकर पानी पीने लग जाता है। डोंग ये देखकर समझ जाती है कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरी ये हालत देखकर। वो उसे बोलने लग जाता है कि वहाँ पर कितना सारा काम था, मैं तब भी तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया। ये सुनकर डोंग शांत रहती है। वो फिर सोचता है कि मैंने कुछ स्वीट बोलता हूँ, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करता है तो सिर्फ गुस्सा करके ब्लेम करने लग जाता है कि तुम्हारी ये हालत खुद की वजह से हुई है, मैंने इतनी बार तुम्हें खुद का ख्याल रखने के लिए कहा है। डोंग इससे अनॉय हो जाती है। वहीं शियो वहाँ से जाने के बाद वूशियो की बातों के बारे में सोचकर सैड हो रहा था। वूशियो भी इस सब के बारे में लान से बात कर रही होती है कि कैसे अभी उसे पता चला है कि कैसे उसकी लाइफ में मैरिज के लिए प्लान है, लेकिन शियो ये सब नहीं चाहता। लान ये सुनकर पूछती है कि पहले तो वह ऐसा नहीं था, तो क्या तुम अभी ब्रेकअप करने वाले हो? पर वूशियो ने अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था और कहती है कि पहले मैं खुद कंफर्म हो जाऊं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। इस पर लान भी हाँ बोलती है। शी अपने वैन में होता है, तब काओ से बुलाता है अपने साथ ड्रिंक करने के लिए और अपनी वैन के लिए न्यू पार्किंग जगह ढूंढने के लिए बोलता है। शी जब इसका रीज़न पूछता है तब काओ सैड होकर बताता है कि मैं बार कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, तो न्यू ओनर रहने देगा या नहीं पता नहीं। जो सुनकर शी बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम ग्रुप में ये बात बताकर सभी को बुलाते हैं। अब वो ग्रुप में टेक्स्ट करता है कि आज बार का लास्ट डे है, तो सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। वूशियो काउच पर लेटी होती है और ये टेक्स्ट देखकर वहाँ से बाहर के लिए निकल जाती है। काओ अपने इमोशंस को स्टेबल करके वहाँ पर आता है और वूशियो के आते ही सभी उसे उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं, जिनके बारे में वो बताने लग जाती हैं। तब सब बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं कि उन्हें मेरी स्टैंड अप कॉमेडी पसंद नहीं है और तुम लोग आओगे तो और भी उन्हें बुरा लगेगा। फिर ये सभी लोग अब हॉट पॉट खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ ये लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। काउन सभी को ड्रिंक करने के लिए बोलता है। डोंग तो इमोशनल होकर बोलता है कि अभी हम स्टैंड अप कॉमेडी कहाँ पर करेंगे, एक ही तो जगह थी हमारे पास जहाँ पर मुझे अच्छा फील होता था और कहीं मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। सभी लोग बस सुनते हैं। वो सैड होकर बोलता है कि ये जगह मेरे घर की तरह थी, मुझे पता था कि मैं कितना भी लेट आऊँ, काओ मेरे लिए यहाँ पर वेट कर रहा होगा। लेकिन फिर कंपटीशन की बात करता है कि कोई बात नहीं, लेकिन हम इस कंपटीशन में अच्छे से साथ में मिलकर परफॉर्म करेंगे। तभी काओ बताता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ। यही सुनते ही डोंग उससे गुस्सा होकर बात करने लग जाता है कि तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो, वो तुम ही थे ना जो कि मुझे इस जगह में लेकर आए थे, लेकिन अभी तुम ये सब छोड़ रहे हो। हम सब ये चीज़ छोड़ सकते हैं लेकिन तुम नहीं। काओ भी ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि ये दोनों तुम्हारे साथ हैं। तभी वूशियो बोलती है कि काओ अपनी फैमिली रीजंस की वजह से कर रहे हैं, हम इस तरीके से उसे ब्लेम नहीं कर सकते और मेरा भी पक्का नहीं है कि मैं भी आऊँगी या फिर नहीं। ये सुनकर ये सभी शौक हो जाते हैं। काओ उसे बोलता है कि मैं फैमिली रीजंस की वजह से मना नहीं कर रहा, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, जो कि मुझे पता है, लेकिन तुम लोग अलग हो। उसके बाद सभी ड्रिंक करके हॉट पॉट खाते हैं। काओ और डोंग दोनों ही एक दूसरे को सार्कास्टिक कमेंट पास कर रहे थे कि अच्छा है, अब से मुझे तुम्हारी स्टिंकी सॉक्स की स्मेल नहीं सूंघनी पड़ेगी। और डोंग बोलता है कि तुमने अभी तक मुझसे अपनी वाइफ को भी नहीं मिलवाया, सच में कोई है भी या फिर नहीं। ये सभी बात करते हुए काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है कि अभी मेरे पास कोई भी नहीं है और अब तुम भी चले जाओगे। तभी लान का वीडियो कॉल आता है। डोंग रोते हुए पिक करता है और उसे बोलता है कि तुम अभी क्यों नहीं हो यहाँ पर, तुम्हारी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनकर वो एकदम से हैरान हो जाती है। काओ और डोंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, तो वूशियो और शियो उन दोनों को कैब में वहाँ से भेज देते हैं। वूशियो अब जब वहाँ से जा रही थी तभी शियो उसे हक करके ब्रेकअप की बात करता है। इससे वो शौक होकर उससे पूछती है कि तुम ये क्या और क्यों बोल रहे हो। तब शियो बोलता है कि मैं अपने इमोशंस को किसी से टाई करके नहीं रखना चाहता हूँ, हम दोनों के अलग रास्ते हैं। जो सुनकर वो थोड़ी सैड होकर बोलती है कि तुमने सही कहा, यही ठीक रहेगा, और ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर हम डोंग को फिशेस के साथ देखते हैं, जो कि उनसे बात करते हुए स्टैंड अप की लाइन बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर लान आती है और उसे बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर काम करते हो, फिशमैन से कम नहीं है ये काम। डोंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हें याद नहीं कि कल तुम ही ने मुझे क्या बोला था। डोंग अब नर्वस होकर उसे नहीं बोलता है और बोलता है कि मैं नशे में था तो कुछ भी बोल दिया। जो सुनकर वो हर्ट हो जाती है और बोलती
बोलती है कि मेरी ही गलती है कि तुमसे कन्फेशन सुनकर मैं सच में यहाँ पर आ गई, तुम्हें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी। और जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तो दोंग उसे रोककर उसे बोलता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं है, ना ही मैं अमीर हूँ, क्या तुम फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तब लान उसे बोलती है कि मैं बताती हूँ कैसे कन्फेस करते हैं, और अपने और उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताकर हाँ बोल देती है, जो सुनकर वो खुशी के मारे उसे हक कर लेता है। पर लान उसे पुश करती है क्योंकि उसे फिश की स्मेल आ रही थी। वो भागकर वहाँ से जाती है और दोंग उसका लगेज लेकर उसके पीछे जाता है। वहीं वूशू अपने डैड के साथ बैठी होती है, उसकी मॉम का टेस्ट चल रहा होता है। डैड यहाँ पर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो हर टाइम ऐसे ही नाटक करती रहती है। ये सुनकर वूशू गुस्सा होकर उनसे बोलती है कि आप कैसे बोल सकते हो, उन्हें सच में सेकंड स्टेज कैंसर है। तभी नर्स उसकी मॉम को बाहर लेकर आती है और बताती है कि मेडिसिन की इफेक्ट की वजह से वो कुछ भी बात करेंगी अभी। और जब वो रूम की तरफ जा रहे होते हैं तब वो वूशू को हाव को कॉल लगाकर वहाँ पर बुलाने के लिए बोलती है। वूशू मना कर देती है। तब वो डैड से बोलती है तो बोलते हैं कि मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। और वो फ्यूरियस होकर चिल्लाती है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें घर का कुछ भी काम पता नहीं होता, सब कुछ मैंने ही किया है। वो फिर वार्ड में जाते हैं जहाँ पर लान आई होती है और वूशू के पेरेंट्स को ग्रीट करती है। वूशी और लान बाहर जाते हैं बात करने के लिए, जहाँ वूशी उसे बताती है कि वो कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रही है और शेख के साथ भी उसका ब्रेकअप हो गया। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। उसके डैड भी वहीं पास में होते हैं। तभी लान उसे बोलती है कि तुम्हारे पास ना ही जॉब है, ना ही बार है वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, अभी ना ही बॉयफ्रेंड है और कंपटीशन में भी पार्ट नहीं करोगी, तुम्हारी लाइफ तो पूरी तरीके से ब्लैंक है। दोनों अब थोड़ा मजाक करते हैं, लेकिन ये सब वूशी के डैड सुन लेते हैं। अगले सीन में वूशी और उसके डैड बेड को असेंबल कर रहे थे। जब वो उससे पूछता है कि ये स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है तो वो उन्हें समझाती हैं। फिर वो उससे बोलते हैं कि अगर तुमने कंपटीशन में जाना है तो तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि मुझे लगा था कि आप इसके लिए अपोज करोगे और फिर से मेरे को स्कर्ट कट कर दोगे। जो सुनकर डैड उसके लिए उसे सॉरी बोलते हैं कि उस टाइम मुझे वो ठीक लगा था, लेकिन अभी ऐसा कभी नहीं होगा। डैड उससे पूछते हैं कि क्या ये कंपटीशन टीवी पर आएगा। वो मना करती है कि इसकी ना लाइव स्ट्रीमिंग होगी। डैड उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मैं तुम्हारी मॉम से मिला था। वूशू सुनती है। वो बताते हैं कि वो दोनों एक क्लब में मिले थे डांस करते हुए और उसे मेरा यहाँ से वहाँ मूव करना पसंद आया था, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया और मैं पैसे कमाने में पूरी तरीके से बिजी हो गया। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं भी हुए तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जो सुनकर वो खुश होकर रोक के बोलती है। वहीं हम हाओ को बाहर के लिए प्रपोजल बनाते हुए देखते हैं। वो बैंगी बार के ओनर से खरीदने की बात कर रहा था। ये सुनकर उसके फ्रेंड उसे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और खुश होकर बोलता है कि मैं उसे ओपन करना चाहता हूँ। वहीं लान और वूशू दोनों साथ में उस कंपटीशन के लिए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे। उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर दोंग और शिये आते हैं। लान बोलती है कि चलो अभी तुम तीनों अपना कमाल दिखाना, लेकिन तभी काओ भी वहाँ पर आता है और उन्हें बोलता है कि मैं अभी ट्राई करना चाहता हूँ। इससे वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है। वहाँ का होस्ट बताता है कि हर एक राउंड में से एलिमिनेशन होगा और बेस्ट लोग आगे जाएंगे। वोशु यहाँ पर वेटिंग रूम में होती है जहाँ पर चेंग एक लेडी को लेकर आता है और वोशु से मिलवाता है। वो उसे प्रेस करती है कि मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी। चेंग फिर वोशु को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है कि यही इस शो की प्रोड्यूसर है। वोशु उसे हेलो बोलती है। तब वो उसे बताती है कि उसकी परफॉर्मेंस देखने की वजह से मुझे ये पसंद आया और मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया। इससे वूशु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वूशु का चांस आता है स्टेज पर जाने का। वहाँ पर ऑडियंस में हम वूशु के मॉम डैड को भी देख पाते हैं। जैसे ही वो स्टेज पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है तभी उन्हें देखती है और काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। यहाँ से अब हम 1-2 दिन पहले का सीन देखते हैं। जैसे ही डैड टेरेस पर जाते हैं तो वहाँ पर मॉम स्मोक कर रही होती हैं। वो आकर उनसे सिगरेट ले लेते हैं और बोलते हैं कि अब क्या तुम ओपनली स्मोक करने लगी हो, 3 दिन में तुम्हारी सर्जरी है। मॉम बोलती है कि इससे मेरी सर्जरी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फिर उनसे वूशु की बात करती है कि मेरी बेटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, मुझे जाना है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो स्टेज पर कैसी दिखती है। डैड इसके लिए मना करते हैं, लेकिन वो बोलती है कि मेरी सर्जरी का क्या रिजल्ट होगा कोई भी नहीं जानता, इसीलिए मुझे जाना ही है। ये सुनकर वो उसे लेकर जाते हैं। वूशु अब इस बार की परफॉर्मेंस में कंपनी में लोग उसे कैसे ट्रीट किया करते थे वो सब कुछ बताती है, जो सब उसकी मॉम बहुत ऑकवर्ड होकर सुनती है और थोड़ा गुस्सा भी होती है। लेकिन जैसे ही बाहर जाती हैं तो वो के सामने ज़ोर ज़ोर
से हंसने लग जाती है। बोलती है कि वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी। रात को परफॉर्मेंस के बाद वूशियो, काओ, लान, शिए ये सभी लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि वूशियो और शिए नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए थे। जिसके बाद हम वूशियो और उसके डैड लान और हाओ को ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे हुए देखते हैं। शिए भी हॉस्पिटल के नीचे ही होता है। जैसे ही डॉक्टर आकर बताता है कि सर्जरी अच्छे से हो गई है तो सभी खुश हो जाते हैं और लान भी शिए को मैसेज करके बताती है कि सब कुछ ठीक हो गया। डैड और वूशियो फिर मॉम से मिलने के लिए जाते हैं और फिर हम उसे सेकेंड राउंड में परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। बीच में अपनी मॉम को भी कंपनी देती है। अब उस शो की वजह से वूशियो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो चाओ और शाओलिन सभी को प्राउड होकर बताते हैं कि वो लोग उसे जानते हैं। फांग भी ये देखता है क्योंकि इस राउंड में भी वूशियो और शिया आगे सिलेक्ट हो गए थे। इसके बाद हम वूशियो और लान को घर की सफाई करता हुआ देखते हैं। लान उसे बोलती है कि तुमने सोचा है कि अभी बार भी नहीं है तो तुम कहाँ पर जाकर परफॉर्म करोगी। पहले तो शिए लेकर जाता था, जो सुनकर वो बोलती है कि मैं खुद से भी जा सकती हूँ। उसके बाद वो लान से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड ने स्टडी के लिए कुछ नहीं कहा तुम्हें। तो बताती है कि मेरे डैड को मेरी हालत समझ में आ गई है तो अभी मैं सोच रही हूँ उनसे कुछ पैसे लेकर अपना बिजनेस चालू करूँ। ये सुनकर वो बोलती है कि क्या तुम कुछ पैसे मुझे दे सकती हो, मैं अपना बार खरीद लेती हूँ और अच्छे से चलाएंगे तो अच्छी इनकम होगी। ये सुनकर वो बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, दोनों पार्टनर बन जाते हैं और मैं आधे पैसे देती हूँ। जिससे कि दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लान फिर उस ओनर को कॉल करके इसके बारे में पूछती हैं लेकिन वो बोलते हैं कि मैं किसी और को बेच रहा हूँ, उसके कंडीशन भी काफ़ी अच्छे हैं। लान उसे बहुत समझाती है, इमोशनल बातें भी करने की मनाने की कोशिश करती है, जो सुनकर वो उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। ये सब कुछ वो हाओ को बताकर उससे भी मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन अब सबसे पहले ओनर हाओ से मिलता है। हाओ उसे बोलता है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और अच्छी कंडीशन देता है। ये सुनकर वो ओनर उससे पूछता है कि तुम्हें यही बार क्यों चाहिए। तो सुनकर हाओ बोलता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो यहाँ पर काम करती थी और मैं उसके ड्रीम के लिए उसे हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ और बार भी अच्छी इनकम देगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। तभी उसे लान का कॉल आता है जो कि नीचे होती है। वो उनसे मिलने के लिए नीचे जाते हैं जहाँ पे ये दोनों उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और फिर लास्ट में दोनों पैसे देने की बात करते हैं। ये सुनकर ओनर फिर से हाओ से मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि वो लोग और ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। जो सुनकर हाओ और वहाँ पर नीचे और दोनों फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि कौन बीच में आ रहा है। हाओ अब गुस्से में उनसे नीचे बात करने के लिए जाता है लेकिन उन दोनों को वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है। तीनों को अब समझ में आ जाता है कि वो लोग एक दूसरे से ही फाइट कर रहे थे इस बार को खरीदने के लिए और सोचते हैं कि हम तीनों क्यों ना साथ में ही ये बार चला ले। ये सोचकर फिर से ओनर से बात करने के लिए जाते हैं। तीनों ही पहले वाला जो प्राइस था उसी में डन करने के लिए उस जगह की डिसएडवांटेज बताने लग जाते हैं और आखिर में उससे पहले वाले प्राइस में ही इन तीनों को बेचना पड़ता है। ये तीनों फिर बार में जाते हैं। वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि ये हमारी न्यू बिगिनिंग है। डोंग भी उनके साथ आकर रेनोवेशन के लिए हेल्प करता है और हाओ उनके बार के लिए मार्केटिंग प्लान समझाता है। इन सभी के हिसाब से वो अपना अपना काम शुरू करते हैं। वोशियो और हाओ दोनों फ्रेंड्स की तरह एक साथ काम करते हैं और वोशी जब अपनी मॉम को घर पर लेकर आती हैं तो घर में डैड उनके लिए डिशेस बनाते हैं जिसमें वो शुगर डाल देते हैं जिससे कि दोनों मिलकर उन्हें टॉन्ट मारते हैं और डैड बिना कुछ बोले ही बस हंसकर डिश बनाने लग जाते हैं। फिर वोशियो की मॉम और डैड खाने के बाद शिए के पास जाते हैं और उससे उसकी वैन मांगते हैं। ये सुनते ही शिए इसके लिए मान जाता है। यहाँ से फिर हम कॉम्पिटिशन का सीन देखते हैं जहाँ पर शिए परफॉर्म करता है लेकिन जब वो गर्लफ्रेंड वाली बात कर रहा था तभी उससे शिए की याद आ जाती है। वो जोक के अलावा कुछ और ही बात करने लग जाता है कि कैसे वो अपनी स्टबर्ननेस और फ्रीडम के पीछे भागते हुए कुछ ज़्यादा ही अलग डायरेक्शन में चला गया। ये सब कुछ वोशियो भी सुनती है। फिर सभी परफॉर्मेंस के बाद फाइनल्स में वोशियो और कोई दूसरा कॉमेडियन आगे जाता है उन चारों में से। सभी के वहाँ से जाने के बाद शिए अकेले स्टेज पर खड़ा होता है। वोशियो उसके पास आकर बोलती है कि तुमने अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं किया। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें याद है कि हमने क्यों स्टार्ट किया था, लोगों को अपनी बात बताने के लिए और जो भी चीज़ें हम बोलना चाहते हैं उसके लिए। मुझे आज के लिए जो ठीक लगा मैंने वही बोला। ये सुनकर वोशियो बोलती है थैंक यू मुझे इसे रियलाइज़ करवाने के लिए। तभी शिए उसे बोलता है कि ये सब तुम्हारी मॉम से बात करने के बाद ही मुझे समझ आया। वोशियो सरप्राइज होती है। तब शिए उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम मेरे पास आई थी मेरी वैन लेने के लिए और वो अभी पूरी दुनिया घूमना चाहती है।
जो सुनकर वो शॉक हो जाती हैं कि ये कैसे हैं। तब वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि कैसे उनका चाइल्डहुड ड्रीम था पूरी दुनिया घूमने का, और जब वो इधर से उधर मूव करने लगा तो मैं उसे ब्लेम करने लग गई, लेकिन पहले मैं ही खुद ये सब कुछ चाहती थी, और कैंसर होने के बाद मुझे समझ आया कि कैसे मैंने खुद को ट्रैप कर रखा था, और अभी मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। उसके बाद शियो उसे बताते हैं कि मुझे रिग्रेट हुआ है तुमसे ब्रेकअप करने के बाद। ये सुनते ही वो शियो से नर्वस होकर बोलती है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, तो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं जब अपने थॉट सारे क्लियर कर लो। शिये इस चीज़ के लिए ओके बोलता है। आगे हम देखते हैं कि शिये अपनी वैन साफ कर रहा होता है, तभी वहाँ पर हाओ आता है। उसे थोड़ा सा टॉन्ट करके उसे बोलता है कि हम बार स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी के लिए साइन करना चाहते हैं। जो सुनकर वो थोड़ा मजाक करता है, लेकिन फिर हाँ बोल देता है। उसे भी सफाई करने के लिए बोलता है। शिये तब उसे बोलता है कि मैं फिर से वुशियो को परस्यू करने वाला हूँ। ये सुनकर हाओ बोलता है कि मैं भी। इसके बाद हम उनका बार स्टार्ट होते हुए देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आए होते हैं। वहाँ पर उन लोगों ने वुशियो और हाओ के कलीग्स को भी बुलाया था। वो सभी आते ही उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और सभी फोटोज क्लिक करवाते हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं और फिर उन सभी से बोलता है कि आज के ड्रिंक्स उसकी तरफ से हैं, लेकिन आगे तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। तो सभी लोग ओके बोलते हैं। लान अब उन्हें मेन्यू देकर जाती हैं। वुशियो और हाओ दोनों काउंटर पर होते हैं। लान फिर शिये के पास जाकर बोलती है कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, ऐसे ही अगर चलने दोगे तो दोनों साथ भी हो जाएंगे और तुम यहीं पर रह जाओगे। शिये उसे सुनते ही अब स्टेज पर जाता है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि वुशियो के पेरेंट्स वैन में रोड ट्रिप कर रहे होते हैं, जहाँ पर मॉम को कुछ भी डायरेक्शन समझ नहीं आ रहे होते हैं, पर फिर वो बोलती हैं कि हमें तो वैसे भी घूमने जाना है, तो सीधे सीधे चलते रहो। जिनकी ये बात सुनकर डैड भी स्माइल करते हैं और हाँ बोलते हैं। फिर हम वुशियो, लान और डोंग को साथ में देखते हैं। ये लोग एक वीडियो देख रहे थे जिसमें जो परफॉर्मर फाइनल के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था वो वुशियो के बारे में गलत कमेंट्स कर रहा था कि वो एक फीमेल है जो कि मेकअप करके और फ्लैशी कपड़े पहनकर अटेंशन लेकर यहाँ तक पहुंची है। लान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। और अब हमें सीधे कंपटीशन के फाइनल राउंड का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर वुशियो अकेले मेकअप रूम में होती है। तभी वहाँ पर एक एक्ट्रेस आकर उसे प्रेज करती है कि तुम बहुत ही अच्छा करती हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे एक शो में आओ, और उसे बिजनेस कार्ड देकर जाती है। वुशियो ले लेती है। तभी स्टेज से उसका नाम अनाउंस होता है। वो अपना जो उसने न्यू रेड ड्रेस लिया होता है वो लेकर जाती है और उसे अपने हाई स्कूल वाली इमेज याद आ जाती है। वो टाइम जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, वो याद करती है कि जब लान ने कल कहा था कि कल तुम कोई भी मेकअप पहनकर मत जाना और एकदम प्लेन कपड़े पहनना, उस पर्सन को बता देना कि तुम्हें इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब वुशियो बोलती है कि मुझे ये सब पसंद है, मैं किसी और की बात की वजह से खुद को क्यों चेंज करूँगी, और किसने कहा कि लड़की ब्यूटीफुल रहकर अचीवमेंट नहीं ले सकती। ये याद करके वो ड्रेस पहनकर स्टेज पर स्माइल के साथ जाती है। ऐसे ही वुशियो की स्टोरी खत्म हो जाती है कि कैसे हमें दूसरों की वजह से चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें ठीक लगे वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए करना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।